एपिथेलियल टिश्यू। टिश्यू का मतलब समझ में आ चुका है हमें कि टिश्यू मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू, यानी कि वो सेल जिनका जो फंक्शन है वो कॉमन हो, ठीक है, वो ग्रुप की फॉर्म में हो तो वो कहलाते हैं टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो जिस्म की सरफेस यानी कि जो बॉडी है उसकी सरफेस यानी कि सतह को कवर करता है। जिस्म के अंदर के जो स्पेसिस होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारा जिस्म है तो इंटेस्टाइन है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे बॉडी में, तो इंटेस्टाइन की जो अंदर की लाइनिंग है वो भी क्या कर रही है, वो भी एपिथेलियल टिश्यू है, यानी कि एपिथेलियल की यानी कि ईपी मतलब शुरू वाली लेयर है, ठीक है, तो ये लेयर भी एपिथेलियल कहलाएगी, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल जैसे कि आपकी स्किन की जो बाहर वाली लेयर है एपिथेलियल टिश्यू होती है, और छोटी इंटेस्टाइन की लाइनिंग भी एपिथेलियल टिश्यू से ही बनती है। एपिथेलियल सेल्स क्या होते हैं? एपिथेलियल सेल्स होते हैं वो पोलराइज्ड होते हैं। कैसे होते हैं? पोलराइज। पोलराइज मतलब क्या होता है? यानी कि इनके पास दो एंड होते हैं, एक टॉप होता है एक नीचे का होता है, यानी कि एक टॉप एरिया होता है और एक होता है नीचे का एरिया होता है, ठीक है। अच्छा, अब एपिकल साइड जो होती है, एपिकल साइड का मतलब क्या होता है? एपिकल साइड का मतलब है यानी कि ये वो साइड है, एपिकल साइड ये वो साइड है जो इंटेस्टाइन के अंदर की तरफ होती है। फॉर एग्जांपल ये इंटेस्टाइन है तो इसकी जो अंदर की तरफ होगी ये कहलाएगी बेसिकली एपिकल साइड, ठीक है। अब बेसल साइड क्या होती है? बेसल साइड ये साइड उन सेल के नीचे की तरफ होती है जो बाकी बॉडी के साथ कांटेक्ट में होती है, यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ और सेल्स हैं बॉडी के, तो जो जो बेसल साइड होगी वो इस तरफ होगी कि वो दूसरे सेल्स के साथ कांटेक्ट में होगी, ठीक है। अच्छा, अब एपिथेलियल टिश्यू जो है उसके कुछ टाइप्स भी हैं हमारे पास, ठीक है। जैसे कि एपिथेलियल टिश्यू की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं जो कि उनके फंक्शन और लोकेशन पर मबनी होती हैं। इन टिश्यूज़ की सबसे आसान क्लासिफिकेशन ये है कि इनको सेल की लेयर की तादाद के हिसाब से हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पहले हमारे पास सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू में क्या होता है? अगर एपिथेलियम सिर्फ एक सिंगल लेयर के सेल्स, अगर जो हमारा एपिथेलियम है सिर्फ एक सिंगल लेयर के सेल से मबनी हो तो इसे हम सिंपल एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। सिर्फ एक लेयर है सेल की, देखें इसमें सिर्फ एक लेयर है, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम क्या होता है? यानी कि अगर ये दो या फिर ज़्यादा लेयर, जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 लेयर्स हैं, लेकिन 2 या फिर ज़्यादा लेयर्स हों सेल्स की, तो इसे हम स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू कहते हैं। अब ये टिश्यूज़ जो होते हैं जिस्म के डिफरेंट पार्ट्स में मुख्तलिफ फंक्शन अंजाम देते हैं और जिस्म की प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन और सेंसेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे पास। अच्छा, अब ग्लैंड क्या होता है? हमने जो बात की यहाँ पर ग्लैंड, तो ये जो होते हैं हमारे एपिथेलियल टिश्यू ये ग्लैंड बनाते हैं। तो ग्लैंड क्या चीज़ होती है? ग्लैंड होते हैं वो जिस्म के वो स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होते हैं जो कि स्पेसिफिक सब्सटेंसेस को बनाते हैं और रिलीज़ करते हैं। ग्लैंड क्या है? वो स्पेशलाइज स्ट्रक्चर हैं जो जिस्म के अंदर चीज़ों को बना रहे हैं, स्पेसिफिक चीज़ों को बना रहे हैं, मेट कर रहे हैं और फिर रिलीज़ कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ग्लैंड जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है एक्सोक्राइन, एक होता है एंडोक्राइन, ठीक है। ग्लैंड जो होता है वो होता है हमारे पास एक्सोक्राइन जो ग्लैंड होता है, एक्सोक्राइन, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है ये ग्लैंड क्या करता है? अपनी सिक्रीशन को डायरेक्ट या फिर डक्ट के ज़रिए जिस्म की किसी सरफेस या कैविटी में रिलीज़ करता है। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है सलाइवरी ग्लैंड जो कि सलाइवा बनाते हैं, स्वीट ग्लैंड जो कि पसीना बनाते हैं, और डाइजेस्टिव ग्लैंड जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम बनाते हैं। स्वीट ग्लैंड हो गया, सलाइवरी ग्लैंड हो गया, ठीक है। यानी कि ये क्या करते हैं बेसिकली टिपिकली जो ये अपने, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारी स्किन के नीचे क्या है? स्वीट ग्लैंड है, तो जब ये रिलीज़ कर रहे हैं तो डायरेक्ट अपने क्या कर रहे हैं? एक्सटर्नली बाहर की तरफ रिलीज़ करते हैं या फिर इंटरनली सरफेस पर रिलीज़ होती है। जैसे कि स्वीट ग्लैंड कहाँ रिलीज़ हो रहा है? पसीने वाला, ये डायरेक्ट बाहर रिलीज़ कर रहा है स्किन के ऊपर, डायरेक्ट अपने ऊपर, ठीक है। जैसे कि हमारे पास और सलाइवरी ग्लैंड है, तो ये क्या कर रहे हैं? जैसे कि मुंह के अंदर क्या करें? डायरेक्ट मुंह के अंदर ही इंटरनल रिलीज़ करें, यानी कि इसकी जो सिक्रीशन होती है यूजुअली डायरेक्ट कांटेक्ट होती है, यानी कि स्वीट ग्लैंड मुंह में तो मुंह में ही रिलीज़ कर रहा है। स्वीट सिक्रीशन यूजुअली डायरेक्ट एरिया में होती है या फिर नियर बाय एरिया को अफेक्ट करती हैं, ज़्यादा दूर नहीं जाती, ठीक है, इसकी सिक्रीशन। जबकि जो हमारा वो होता है एंडोक्राइन ग्लैंड, इसमें क्या होता है? एंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है ये थोड़ा सा टिपिकल, इसमें क्या होता है? जो सिक्रीशन होगी इसकी दूर जाएंगी, दूर किस तरीके से जाएंगी? फॉर एग्जांपल एंडोक्राइन ग्लैंड जो है हमारे पास, एंडोक्राइन ग्लैंड, तो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करते हैं? ये अपनी ग्लैंड अपनी सिक्रीशन जो कि हार्मोन होते हैं, इसकी सिक्रीशन क्या कहलाएंगी? इसकी सिक्रीशन कहलाएंगी हार्मोन,
एक्सोक्राइन ग्लैंड की सिक्रीशन हार्मोन नहीं कहलाएंगी। क्यों नहीं कहलाएंगी? क्योंकि उसकी जो सिक्रीशन है वो डायरेक्ट अपने एरिया को अफेक्ट करें या फिर नियर बाय एरिया को अफेक्ट करें। जबकि जो एंडोक्राइन ग्लैंड है ये क्या करता है, ये अपना जो चीज़ रिलीज़ करता है वो रिलीज़ करता है ब्लड में, यानी कि इसने कुछ बनाया और ब्लड में रिलीज़ किया, तो इसको हम कहते हैं कि सिक्रीशन इसने कहाँ रिलीज़ की, ब्लड में, और इसी को हम कहते हैं हार्मोन। क्या कहते हैं? हार्मोन। ठीक है, अभी इसको जहाँ जाना होगा वहाँ जाके इफेक्ट करेगा, यानी कि ब्लड स्ट्रीम में जाके, ब्लड स्ट्रीम यानी कि बहता हुआ खून, बॉडी में जो खून है हमारे पास, ठीक है, तो वो ट्रैवल कर रहा है, तो जहाँ उसको जाना होगा वो ब्लड के अंदर जाके वहाँ चला जाएगा, उस एरिया को अफेक्ट करेगा। ठीक है, जैसे कि हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास थायरॉयड ग्लैंड है। ठीक है, तो थायरॉयड जो ग्लैंड है वो है एंडोक्राइन ग्लैंड, और क्या करता है वो हार्मोन रिलीज़ करता है, रिलीज़ हार्मोन, जो कि क्या करती है, रेगुलेट मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करती है, यानी कि जो बॉडी के अंदर निज़ाम है मेटाबॉलिज्म का, उसको रेगुलेट करेगी, उसको सही तरीके से चलाएगी। ठीक है, अब यहाँ देखें, यहाँ पर हमारे पास जो क्लासिफिकेशन हुई है शेप के हिसाब से, यानी कि क्यूबाइडल शेप या हमारा कॉलमनर शेप। देखें इसकी शेप जैसे कि क्यूबाइडल यानी कि क्यूब की फॉर्म में। ठीक है, तो सिंपल क्यूबाइडल यानी कि एक लेयर सेल्स के, स्ट्रेटिफाइड यानी कि बहुत सारे दो या फिर ज़्यादा लेयर हो सकती हैं। ठीक है, क्यूबाइडल एपिथेलियम। नेक्स्ट है कोलमनर यानी कि कॉलम की शक्ल में दिख रहे हैं हमें सेल्स, बड़े बड़े सेल्स हैं। ठीक है, अच्छा, और फिर हमें यहाँ पर सिंपल यानी कि एक लेयर है, जबकि यहाँ पर स्ट्रेटिफाइड में दो या फिर ज़्यादा लेयर हो सकती हैं, क्योंकि स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने शेप के हिसाब से फिर लेयर के हिसाब से क्लासीफाई किया हुआ है। जो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम है वो कहाँ पाया जाता है? ये देखें, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, ये क्या होता है? ये वो सेल्स होते हैं जो कि एक ही पतली सी लेयर्स में होते हैं। अब ये सेल्स जो होते हैं हमारे पास कहाँ होते हैं? एल्विलाई में होते हैं। एल्विलाई क्या होते हैं? बेसिकली लंग्स में होते हैं, छोटे छोटे थैले होते हैं, छोटे छोटे, उनको हम बोलते हैं एल्विलाई। ठीक है, अच्छा, इनका काम क्या होता है? खून, और जिसके मैं एक थैले को बड़ा कर रही हूँ, इनका काम क्या होता है कि खून और फेफड़ों यानी कि लंग्स के दरमियान गैसेस का तबादला, एक्सचेंज करना, जैसे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, जैसे कि हमें चाहिए ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन अंदर जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी, तो इनका काम क्या? एक्सचेंज करना ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, नेक्स्ट सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलिया, इसका काम क्या है? सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलिया यानी कि ये जो एक और किस्म के सेल्स हैं जो कि छोटे छोटे क्यूब की शक्ल में होते हैं। अब ये किडनी के कलेक्टिंग डक्ट में होते हैं। कहाँ होते हैं? किडनी के कलेक्टिंग डक्ट के अंदर डक्ट के अंदर इनकी लेयर बनी हुई होती है। और जो थायराइड है हमारे पास, थायराइड ग्लैंड में फॉलिकल्स के इर्द गिर्द ये पाए जाते हैं, जहाँ से थायराइड हार्मोन निकलते हैं। अच्छा, हमने जो कहा कि हमारे पास जो होते हैं सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलिया कहाँ होते हैं? कलेक्टिंग डक्ट में होते हैं। कलेक्टिंग डक्ट बेसिकली क्या होती है? कलेक्टिंग डक्ट वो ट्यूब होती हैं जो कि पेशाब को किडनी से गुजरने में हेल्प करती हैं। अब थायराइड के अंदर ग्लैंड के अंदर भी ये सेल्स फॉलिकल के इर्द गिर्द होते हैं। फॉलिकल्स यानी कि छोटे छोटे थैले होते हैं। फॉलिकल्स यानी कि छोटे छोटे थैले जहाँ थायराइड हार्मोन क्या होता है? निकलता है। यहाँ से क्या निकल रहा है? फॉर एग्जांपल हमारे पास थायराइड हार्मोन निकल रहा है, और इन्हीं सेल्स के इर्द गिर्द क्या होता है? सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलिया होता है। नेक्स्ट है सिंपल कोलमनर एपिथेलिया। सिंपल कोलमनर एपिथेलिया जो होते हैं लंबे लंबे होते हैं, लंबे और पतले सेल्स होते हैं, बिल्कुल एक कॉलम की शक्ल में होते हैं। अब ये सेल्स जो होते हैं ये होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होते हैं और डाइजेस्टिव ट्रैक में होते हैं। ठीक है, अच्छा, डाइजेस्टिव ट्रैक मतलब कि ट्रैक मतलब रास्ता, यानी कि वो रास्ता जहाँ से खाना हजम हो रहा है। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम का मतलब होता है यानी कि इसमें दो या फिर ज़्यादा लेयर्स होती हैं। अब लेयर्स का मतलब होता है कि एक लेयर के साथ दूसरी लेयर। ठीक है, अब सिर्फ एक लेयर ही डायरेक्ट बेसमेंट मेम्ब्रेन से लगती है, सिर्फ एक लेयर ही कहाँ लगती है? डायरेक्ट बेसमेंट मेम्ब्रेन से लग रही है, बाकी लेयर जो है उसके ऊपर लेयर्स हैं। ठीक है, फिर उसके ऊपर लेयर्स हैं। इस तरीके से बेसमेंट मेम्ब्रेन एक पतली सी लेयर होती है जो सेल्स के नीचे से क्या कर रही होती है? सहारा दे रही होती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन, जैसे कि यहाँ पर ये क्या है? पर्पल कलर की बेसमेंट मेम्ब्रेन है, यानी कि ये क्या कर रही है? सारे सेल्स को क्या कर रही है? सहारा दे रही है एक तरीके से। अब स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम क्या होता है? स्ट्रेटिफाइड जो स्क्वैमस एपिथेलियम है, इसमें जो हमारी स्किन है जिल्द में होती है। ठीक है, अब इसमें बहुत सी डेड यानी कि मुर्दा सेल्स भी होते हैं जो कि केराटिनाइज्ड होते हैं। केराटिनाइज का मतलब होता है कि ये सेल्स में ख़ास प्रोटीन केराटीन होती है। क्या होती है? केराटीन, जो कि इन्हें मजबूत बनाती है। अब ये सेल्स पानी और न्यूट्रिशन के लॉस से क्या करते हैं? हमारी हिफाजत करते हैं। तो ये जो सेल्स हमारे पास स्किन में होती है। ठीक है, स्किन में। ओके, अच्छा, नेक्स्ट स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड जो क्यूबाइडल एपिथेलियम है इसका बहुत काम पाया जाता है अक्सर रेप्रोडक्टिव सिस्टम के कुछ ऑर्गन्स में होता है। ठीक है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम
एक ख़ास किस्म की स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है जो सिर्फ एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि पेशाब के निज़ाम में मिलती है। एक्सक्रीटरी सिस्टम वो सिस्टम होता है जो क्या करता है, बॉडी से फजूल चीज़ें यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकलता है। ट्रांजिशनल एपिथेलियम वो होती है, ठीक है। अब इस तरह के जो मुख्तलिफ जो किस्म की एपिथेलियम टिश्यूज़ हैं अपने काम के लिए स्पेशली तैयार किए गए होते हैं ताकि बॉडी का हर सिस्टम ठीक तरीके से अपना काम कर सके। कार्टिलेज क्या होता है? अब जो हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू जो होता है हमारे पास वो टिश्यू है जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स को आपस में क्या करता है, जोड़ के रखते हैं। फॉर एग्जांपल ये सेल है, ये सेल है, तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स हैं, इनको आपस में क्या करेगा, जोड़ के रखेगा, उसको बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। इनको आपस में जोड़ कर रखता है। अब इसका काम सिर्फ सेल को जोड़ना नहीं होता बल्कि बॉडी के मुख्तलिफ टिश्यूज़ को भी आपस में जोड़ कर रखना होता है। अब फॉर एग्जाम्पल ये सेल को जोड़ा है, यहाँ पर बहुत सारे सेल्स हैं, कलेक्शन ऑफ सेल्स कॉल्ड टिश्यू, ठीक है। अब ये सेल, इनका काम एक कॉमन फंक्शन है। अब ये सेल्स हैं, कलेक्शन ऑफ सेल, इनका कॉमन फंक्शन है, तो इन दोनों को भी जोड़कर रख रहा है कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो मतलब क्या, यानी कि टिश्यूज़, ये टिश्यू कहलाएगा ना, क्योंकि कलेक्शन ऑफ सेल यहाँ भी टिश्यू कहलाएगा, तो यानी कि दो टिश्यूज़ को भी आपस में जोड़ के रख रहा है और दो सेल को भी आपस में जोड़ के रख रहा है क्या, हमारा कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अच्छा, जैसे कि ये टिश्यूज़ होते हैं बॉडी के स्ट्रक्चर को एक साथ पकड़ कर रखते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम बोल सकते हैं पकड़ कर रखते हैं, जैसे कि टेंडन्स क्या होते हैं, वो टिश्यूज़ जो कि मसल को हड्डियों से जोड़ते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी मसल्स है, देखें ये मसल्स है, फॉर एग्जांपल अगर हम बोल रहे हैं तो मसल्स, ठीक है, और ये हमारी बोन है, नीचे क्या है, बोन। तो मसल और बोन को जो चीज़ जोड़ रही है उसको हम बोलते हैं टेंडन। क्या बोलते हैं, टेंडन्स। यानी कि वो टिश्यूज़, टेंडन भी क्या है, वो टिश्यूज़ हैं, हर चीज़ तो सेल है, सेल से मिलकर बनी हुई, तो टेंडन भी क्या होंगे, सेल ही हैं। तो टेंडन्स क्या चीज़ है, वो चीज़ जो कि मसल और टिश्यू को, बोन को जोड़ रही है, तो हम बोलते हैं टेंडन, वो टिश्यू जो कि मसल को हड्डियों से जोड़ते हैं। अब कार्टिलेज क्या होता है? कार्टिलेज यहाँ पर लिखा हुआ है। कार्टिलेज का मतलब होता है कि एक सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि ये एक, हम बोल सकते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है। कार्टिलेज में जो होता है वो ग्राउंड सब्सटेंस होता है। कार्टिलेज में जो होता है ग्राउंड सब्सटेंस वो होता है, कम होता है, लिमिटेड ग्राउंड सब्सटेंस। क्या मतलब हुआ? ग्राउंड सब्सटेंस का मतलब होता है जिस्म का वो हिस्सा जो सेल को सहारा देता है, यानी कि इसमें वो नहीं होगा, ठीक है। अब ये सेमी सॉलिड यानी कि आधे, ये सेमी सॉलिड होता है, फिर फ्लेक्सिबल होता है, लचकदार मैट्रिक्स की शक्ल में होता है। अब मैट्रिक्स वो चीज़ होती है जो कि सेल्स की इर्द गिर्द होती है और इन्हें सहारा देती है। यानी कि जो कनेक्टिव टिश्यू है हमारे पास, ये कनेक्टिव टिश्यू जो होता है बॉडी के स्ट्रक्चर को मजबूती और सहारा फराहम करते हैं ताकि बॉडी का निज़ाम सही तरीके से काम कर सके। कार्टिलेज जो होता है हमारे पास एक किस्म का क्या है, टिश्यू है, जो कि आपके जिस्म में जो मुख्तलिफ हिस्सों को क्या करता है, फ्लेक्सिबल, लचकदार और मजबूत बनाता है। जैसे कि मेरे कान दिख रहा है, ये ना तो पूरा सॉलिड होता है ना ही पूरा बिल्कुल सॉफ्ट होता है, बल्कि ये दोनों के दरमियान होता है, यानी कि सॉफ्ट और सॉलिड के दरमियान। यानी कि कैसा होता है, यानी कि ये लचकदार होता है। यानी कि कार्टिलेज जो होता है आपके जॉइंट्स, फॉर एग्जाम्पल हमारा ये जॉइंट है, जैसे कि हमारा फीमर का जॉइंट, ठीक है, और हमारे लेग, यहाँ पर लेग है, ठीक है, इस बोन को बोलते हैं फीमर। तो यहाँ पर जो जॉइंट है तो वो कार्टिलेज ही होता है, यानी कि जॉइंट होता है हमारे पास, जहाँ दो बोन मिल रही होती है, यहाँ पर एक कार्टिलेज भी होता है जो क्या करता है, जहाँ जो दो हड्डियों के बीच में होता है। जैसे कि नाक हो गया हमारे पास, हमारे नाक में भी वो होता है, कार्टिलेज होता है, ठीक है, और कानों में भी हमें दिख रहा है कार्टिलेज होता है, ठीक है। हम इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमारे पास के कार्टिलेज होता है कुशनिंग जैसा होता है, जैसे कि जो आपकी हड्डियों के दरमियान होता है, ठीक है, ताकि आप जब हरकत करें तो हड्डियाँ, अगर यह कार्टिलेज नहीं होगा तो हमारी हड्डियाँ, अगर हम हरकत करेंगे तो हमारी हड्डियाँ एक दूसरे से कांटेक्ट में आएंगी, हड्डियाँ घिसने लग जाएंगी, ऐसे घिस जाएंगी, दर्द होगा। तो जो कार्टिलेज होता है वो क्या करता है, एक तरीके से कुशनिंग प्रोवाइड करता है, ठीक है, ताकि जब वो दर्द ना हो, ना ही कोई नुकसान हो। ये टिश्यूज़ होते हैं वो हड्डियों को रब होने से, यानी कि हड्डियों को रगड़ने से बचाते हैं और हमारी जो बॉडी है उनके कुछ हिस्सों को फ्लेक्सिबल बनाते हैं, जैसे कि आपका नाक और कान, ठीक है, कुछ हिस्सों को क्या बना रहे हैं, फ्लेक्सिबल, और कुछ हिस्सों को क्या कर रहे हैं, कुशनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि बोन्स में। अब बोन क्या होती है हमारे पास? बोन जो होती है, बोन यानी कि हड्डी, एक और किस्म का क्या है, सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू होती है। यानी कि हड्डी जो होती है हमारे पास दो किस्म की होती है। हमारे पास हड्डी होती है दो किस्म की, एक होती है कॉम्पैक्ट और एक होती है स्पंजी। कॉम्पैक्ट मतलब क्या हुआ, कॉम्पैक्ट मतलब डेंस यानी घनी, ठीक है। अच्छा, अब देख लेते हैं पहले कॉम्पैक्ट बोन मतलब क्या होता है। कॉम्पैक्ट बोन का मतलब होता है वो हड्डी जो कि बाहर से, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, कॉम्पैक्ट बोन हम कह सकते हैं। कॉम्पैक्ट बोन कैसे दिख रही है, बाहर से सख्त है ना,
और अंदर से बिल्कुल मजबूत दिख रही है, ठीक है, घनी होती है, इसमें कोई हमें पोर्स वगैरह नहीं दिख रहे इतने, ठीक है। जबकि हमारी जो स्पंजी बोन है, स्पंजी, इसमें क्या है हमें दिख रहे हैं, ये बोन जो है ये स्पंजी है, कैंसलीस बोन, ठीक है। अब इसमें क्या है, बहुत सारे हमें पोर्स दिख रहे हैं, ठीक है, जैसे कि इसमें बहुत सारी छोटी छोटी कैविटीज़ दिख रही हैं, खोखलापन दिख रहा है छोटी छोटी। और ये बोन जो होती है हल्की होती है अंदर से, जबकि बाहर से बोन कैसी सख्त है, जबकि अंदर से हल्की है, ठीक है। अच्छा, हड्डी में क्या होता है, हड्डी में कुछ खास किस्म के सेल होते हैं जिन्हें हम कहते हैं ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं और ऑस्टियोसाइट कहते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट क्या होता है, ऑस्टियो यहाँ लिखा हुआ है ऑस्टियोब्लास्ट। तो ऑस्टियोब्लास्ट हमारे पास वो सेल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, जो कि नई हड्डी बनाते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट वो सेल हैं जो कि नई हड्डी बनाते हैं, जबकि ऑस्टियोसाइट वो सेल होते हैं जो कि पुरानी हड्डी में होते हैं और उनको मजबूत करते हैं। ऑस्टियोसाइट क्या करते हैं, ये पुरानी हड्डी में होते हैं और उनको क्या करते हैं, मजबूती फराहम कर रहे होते हैं। एडिपोज टिश्यू क्या होता है, एडिपोज टिश्यू जो होता है एक किस्म का सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो कि ये टिश्यू जो होता है हमें हमारे जिस्म में एक्सेस ज़्यादा, यानी कि एक्सेस मतलब ज़्यादा एनर्जी और चर्बी को क्या करता है, स्टोर करने का काम करता है। यानी कि अगर ज़्यादा बॉडी में चर्बी आ गई है, फैट और एनर्जी है, फैट एंड एनर्जी, तो उसको क्या कर लेगा, एडिपोज टिश्यू है, उसका नाम एडिपोज है, यानी कि बहुत सारे सेल इसमें, तो उसको क्या कर लेगा, अपने अंदर जज्ब कर लेगा, ठीक है। और बॉडी के कुछ हिस्सों को क्या करता है, कुशन यानी कि नरमी भी फराहम करता है, ठीक है। अब ब्लड, खून, अब खून जो है, खून भी एक किस्म का क्या है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, लेकिन ये फ्लूइड यानी कि ये बहने वाला होता है, ठीक है, यानी कि ये लिक्विड की फॉर्म में होता है। खून में रेड ब्लड सेल्स होते हैं, खून में वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, खून में प्लेटलेट्स होते हैं। रेड ब्लड सेल को हम आमतौर से लिखते हैं RBC, वाइट ब्लड सेल को हम लिखते हैं WBC, ठीक है। रेड ब्लड सेल जो होते हैं वो ऑक्सीजन को लेकर जिस्म में सप्लाई करते हैं, ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, पूरे जिस्म में सप्लाई करते हैं। वाइट ब्लड सेल क्या करते हैं, बेसिकली जिस्म को बीमारी से बचाते हैं, ठीक है। प्लेटलेट्स क्या करते हैं, खून को जमने में, जो प्लेटलेट्स क्या करते हैं, खून को जमने में मदद करते हैं, जैसे कि चोट वगैरह लगे तो प्लेटलेट्स आके लग जाएंगे ताकि खून जम जाए, यहाँ पर बह नहीं आता, ठीक है। प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा जो होता है वो खून का वो हिस्सा है जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, और रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट को कैरी करता है, तो ये लिक्विड फॉर्म है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा के अंदर हर चीज़ है, ठीक है। अच्छा, एडिपोज टिश्यू की हमारे पास एक आसान एग्जांपल जो है वो है कि हमारे जो पेट का फैट होता है, यानी कि टमी फैट, ठीक है। जब आप खाना खाते हैं, आपने क्या कर लिया, खाना ज़्यादा इंटेक कर लिया, तो वो हमारी एनर्जी है, तो वो जो हमारी एनर्जी है वो चर्बी की शक्ल में, किसकी शक्ल में, फ़ैट की शक्ल में, खाने से हमें अल्टीमेटली क्या मिल रही है, एनर्जी। तो वो जो हमारी एनर्जी वो फ़ैट की शक्ल में हमारी टमी यानी कि पेट के इर्द गिर्द स्टोर हो जाती है, पेट के इर्द गिर्द क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाती है। ये चर्बी ही एडिपोज टिश्यू होती है, ये चर्बी क्या कहलाती है, एडिपोज टिश्यू कहलाती है, ठीक है। आपने मतलब फॉर एग्जाम्पल ज़्यादा खाना खा लिया, ज़्यादा खाना खाते हैं और बॉडी को उस वक्त क्या होती है, उतनी एनर्जी की नीड नहीं होती, तो वो क्या करती है, तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी जो होती है, एक्स्ट्रा एनर्जी चर्बी यानी कि फ़ैट की शक्ल में स्टोर हो जाती है। ये चर्बी जो होती है आपके पेट यानी कि टमी के इर्द गिर्द और दूसरे हिस्सों में जमा हो जाती है, इसलिए ज़्यादा खाना खाने से पेट बड़ा हो जाता है, यही चर्बी एडिपोज टिश्यू होती है, ठीक है। नेक्स्ट इस हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो लेबलिंग लिखी हुई है बोन की, इनको देख लेते हैं ज़रा। फर्स्ट वन इज़ ऑस्टियोन। ऑस्टियोन मतलब क्या होता है, ऑस्टियोन मतलब होता है ये नहीं कि ये हड्डी के अंदर छोटी छोटी ट्यूबुलर यानी कि ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर्स होती हैं। ऑस्टियोन देखें, छोटे सुराख दिख रहे हैं, तो क्या होता है, ये हड्डियों के अंदर छोटे छोटे ट्यूब जैसे, बिल्कुल पतली पतली ट्यूब के जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, जो कि हड्डी को मजबूती और सहारा देते हैं। हर ऑस्टियोन के बीच में क्या होता है, जैसे कि हमें दिख रहा है, बिल्कुल छोटे छोटे जो हैं, इनके अंदर बीच में क्या होता है, इनके बीच में एक हार्वेजियन कैनल होता है। हार्वेजियन कैनल मतलब क्या, हार्वेजियन सिस्टम यानी कि हार्वेजियन कैनल होता है, यानी कि वो कैनल, वो रास्ता जिसमें खून की नालियाँ और नर्व्स होती हैं, यानी कि इसके अंदर क्या होंगी, खून की नालियाँ होंगी और नर्व्स होंगी, ठीक है। अच्छा, इतनी पतली पतली उसमें, ठीक है। नेक्स्ट इज पेरीऑस्टियम। पेरीऑस्टियम क्या होता है, पेरीऑस्टियम जो होता है ये हड्डी के बाहर की लेयर होती है। पेरीऑस्टियम मतलब क्या होता है, हड्डी के बाहर की लेयर, ठीक है। अब ये हड्डी की बाहर की, इसमें इसकी दो लेयर्स और होती हैं, इनर लेयर, आउटर लेयर, ठीक है। इनर लेयर अंदर वाली, आउटर लेयर बाहर वाली। तो आउटर लेयर जो होती है ये हार्ड होती है। आउटर लेयर कैसी होती है, हार्ड होती है, सख्त होती है और हड्डी को बाहर से क्या करती है, महफूज रखती है। इनर लेयर कैसी होती है, ये जो लेयर होती है ये सेल से बनी होती है, पता है हमें हर चीज़ सेल से बनी हुई है। अब ये लेयर सेल से बनी होती है जो नई हड्डी बनाने में मदद करती है। इनर लेयर नई हड्डी बनाने में हेल्प करती है, ठीक है। कॉम्पैक्ट बोन,
हमने क्या कहा कि इनर लेयर क्या बनाएगी, जो सेल्स हैं हड्डी की वो बनाएगी, जबकि आउटर लेयर प्रोटेक्ट करेगी। हमने ऐसा क्यों कहा, तो हमने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जो हमारे पास हम कैसे जो इनर लेयर है वो ऑस्टियोजेनिक लेयर होती है। कैसी होती है, इनर लेयर का नाम हम लिख लेते हैं ऑस्टियोजेनिक लेयर होती है, ठीक है, यानी कि ये नए सेल बनाने का काम करती है, ठीक है। जो आउटर लेयर होती है वो फाइब्रस होती है, सख्त होती है, यानी कि हड्डी को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। ये बात समझने के लिए हमें कुछ पॉइंट को कंसीडर करना होगा। फर्स्ट पॉइंट इज़ इनर लेयर कैसी होती है, यानी कि इनर लेयर हमने कहा ऑस्टियोजेनिक लेयर होती है। ऑस्टियोजेनिक का मतलब क्या होता है, यानी कि ये लेयर हड्डी के अंदर होती है, दिख रहा है अंदर होती है, और इसमें ऑस्टियोब्लास्ट होता है। क्या होता है इसमें अंदर वाली लेयर में क्या होते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट क्या होते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट नाम के सेल्स होते हैं। ये वो सेल हैं जो कि नए बोन टिश्यू को बनाते हैं, तो इसमें है इनर सेल्स में, इसलिए हम बोल रहे हैं ऑस्टियोजेनिक, ठीक है। जब भी हड्डी को रिपेयर करना होता है तो या फिर नई हड्डी में बनानी होती है, तो जैसे कि ग्रोथ के दौरान या फिर फ्रैक्चर के बाद, ठीक है, तो ये सेल्स नई हड्डी बनाकर हड्डी को क्या करते हैं, मजबूत और सपोर्ट करते हैं, ये वाले इनर सेल्स, ठीक है। आउटर लेयर कैसी है, फाइब्रस लेयर, यानी कि ये लेयर जो होती है हड्डी के बाहर होती है और ज़्यादातर हार्ड और प्रोटेक्टिव होती है। इसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, हड्डी को बाहर से प्रोटेक्ट करना, ठीक है, और इसकी सिविलिटी को मेंटेन करना होता है। यहाँ पर सेल्स जो होते हैं वो ऑस्टियोब्लास्ट नहीं होते, बल्कि यहाँ पर सेल्स जो होते हैं ऑस्टियोब्लास्ट नहीं होते, जो कि डायरेक्टली नई बोन टिश्यू को बनाने में का काम करते हैं, यानी कि यहाँ डायरेक्ट वो सेल नहीं है ऑस्टियोब्लास्ट, ठीक है। अच्छा, अगर हमारी जो आउटर लेयर है नई बोन टिश्यू को बनाती, तो ये लेयर क्या करती, हड्डी के बाहर से ग्रोथ को सपोर्ट करती, हड्डी के बाहर से क्या करी थी, ग्रोथ को सपोर्ट करी थी, जो कि डेवलपमेंट और ग्रोथ के प्रोसेस के लिए एफिशिएंट नहीं होता। इसलिए इनर लेयर को नए बोन टिश्यू बनाने के लिए स्पेशलाइज किया गया है, जिससे कि बोन ग्रोथ और रिपेयर का प्रोसेस आसानी से हो सके। यानी कि अंदर वो लेयर है जो कि बन रही है और बाहर से उसकी रिपेयरिंग हो रही है, इसलिए ऐसा हमारे पास प्रोसेस है, ठीक है। नेक्स्ट इस हमारे पास है कि जो हमारे पास कॉम्पैक्ट बोन, तो कॉम्पैक्ट बोन क्या होती है हमारे पास, कॉम्पैक्ट बोन दिस वन। तो कॉम्पैक्ट बोन क्या होती है, कॉम्पैक्ट बोन यानी कि ये हड्डी का वो हिस्सा होता है जो कि मजबूत होता है और बहुत कम्पैक्ट, यानी कि देखें एक दूसरे कंबाइन हुए, कम्पैक्ट एक घना होता है, ये हड्डी के बाहर वाला हिस्सा होता है और ये हड्डी को क्या करता है, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन फराहम करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज कैंसिलियस स्पंजी बोन। स्पंजी बोन मतलब क्या, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बस ये जो हड्डी के अंदर वाला हिस्सा है, देखें ये हड्डी की कौन सा हिस्सा है, अंदर वाला हिस्सा होता है जो कि हल्के और स्पंज जैसा होता है। इसमें बहुत से छोटे छोटे कैविटीज़ होती हैं, खोखले हिस्से होते हैं जो कि हड्डी को हल्का बना देते हैं, यानी कि यहाँ से हड्डी का वजन क्या होगा, हल्का, यहाँ से भारी, ठीक है। मेडुलरी मैरो कैविटी, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है यानी कि ये हड्डी के बीच में खाली जगह होती है, क्या होती है, हड्डी के बीच में खाली जगह होती है, ठीक है। बोन मैरो इसको कहते हैं। बोन मैरो वो सब्सटेंस होती है जो कि खून के सेल्स बनाती हैं। यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर बोन मैरो होती हैं, क्या होती हैं, बोन मैरो वो चीज़ जो कि नए सेल बना रही है, ठीक है। बोन मैरो यानी कि यहाँ पर पूरे जो सेल्स हैं, ब्लड सेल्स, उनका घर है, यानी कि यहाँ से पैदा होगी रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, ऑल टाइप ऑफ सेल यहाँ से फॉर्म हो गए, ठीक है। बोन मैरो में सेल्स फॉर्म हो रहे होते हैं। एंडोस्टियम, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है यानी कि ये हड्डी के एंडोस्टियम दिस वन, इसको मिटा देते हैं। तो ये हड्डी के अंदर वाली लेयर होती है जो कि मेडुलरी कैविटी को लाइन करती है, ये वो लेयर है एंडोस्टियम, यानी कि जहाँ पर मेडुलरी कैविटी, हमें पता है मेडुलरी कैविटी ये है, तो मेडुलरी कैविटी को जो लाइन करिए उसको हम क्या कह रहे हैं, एंडोस्टियम कह रहे हैं, ठीक है। इसका काम क्या होता है, हड्डी के अंदर जो सेल्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट सपोर्ट करना, क्या काम होता है, अंदर वाले सेल को सपोर्ट करना। ट्रैबिकुलाई क्या होता है, ट्रैबिकुलाई यानी कि ये स्पंजी बोन के अंदर छोटी छोटी हम बोल सकते हैं ये जो गैप है उनको बोल रहे हैं ट्रैबिकुलाई, नालियाँ जैसी, ठीक है, जो हड्डी को क्या करी सपोर्ट कर रही होती हैं। हार्वेजियन कैनल, वी ऑल नो कि हार्वेजियन कैनल क्या होता है, यानी कि ये ऑस्टियोन के बीच में ट्यूब्स होती हैं, ये पतली पतली ट्यूब्स होती हैं जहाँ से खून की नालियाँ और नर्व्स गुजर रही होती हैं। इनके अंदर से क्या होती है, खून की नालियाँ और नर्व्स गुजर रही होती है जो कि हड्डी को न्यूट्रिशन ऑक्सीजन देती हैं। हड्डी को भी चाहिए न्यूट्रिशन ऑक्सीजन, तो हड्डी के अंदर भी क्या है, नालियाँ हैं खून की और नर्व्स की, ठीक है। अच्छा, वोल्कामाइन कैनल क्या मतलब है, ये हॉरिजेंटल क्या होती है, ये हॉरिजेंटल ट्यूब्स होती हैं, हॉरिजेंटल, ठीक है, ट्यूब्स होती हैं, ओके। अब ये क्या करती हैं, जो कि हार्वेजियन कैनल को कनेक्ट करती हैं, यानी कि एक हार्वेजियन कैनल को
यानी कि 2 हार्वेजिन कैनाल को कौन कनेक्ट कर रहा है? वोल्कामान कैनल्स कनेक्ट कर रही है, जो कि हड्डी को सपोर्ट वगैरह, ताकि हड्डी को हर तरह की से न्यूट्रिशन वगैरह, ऑक्सीजन वगैरह मिल सके, क्योंकि हड्डी को भी चाहिए न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं इनकी लेबलिंग पे। ये क्या लिखा हुआ है हमारे पास कि एडिपोज टिश्यू। तो एडिपोज टिश्यू क्या होते हैं? एडिपोज टिश्यू जो होते हैं बेसिकली वो टिश्यू होते हैं, वो स्ट्रक्चर होते हैं जो कि क्या कर रहे होते हैं, बॉडी को कुशनिंग जैसे इफेक्ट दे रहे होते हैं। ठीक है, एडिपोज टिश्यू का स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स को पहले समझना ज़रूरी होगा। ठीक है, पहला क्या है? प्री एडिपोसाइट। प्री एडिपोसाइट, प्री मतलब क्या होता है? पहले, जैसे कि प्री प्राइमरी होता है, प्री मतलब पहले, यानी कि वो सेल्स हैं जो कि एडिपोसाइट बनने से पहले के स्टेज में होते हैं। एडिपोसाइट बनने से पहले के स्टेज में ये सेल्स होते हैं। जब बॉडी को ज़्यादा फैट स्टोर करनी होती है, ज़्यादा फैट स्टोर करनी होती है, तो प्री एडिपोसाइट क्या होते हैं? मैच्योर होकर एडिपोसाइट बन जाएगी, यानी कि यही जो सेल्स हैं ये मैच्योर होकर क्या बनेंगे? बाद में एडिपोसाइट बनेंगे। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट इज TNF अल्फ़ा ट्यूमर नेक्रोसिस। तो क्या मतलब हुआ इस बात का? यानी कि ये एक केमिकल सब्सटेंस है जो कि सेल के दरमियान सिग्नल भेजने के लिए यूज़ होता है, सिग्नल भेजने के लिए यूज़ होता है। इसका ताल्लुक इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन और इम्यून सिस्टम से होता है। जब बॉडी में ज़्यादा फैट होती है तो TNF अल्फ़ा का लेवल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है, जो कि बॉडी के मेटाबॉलिज्म और इंसुलिन रेजिस्टेंस पे असर डाल सकता है। एडिपोसाइट ये वो सेल्स हैं जो कि असली फ़ैट सेल्स होते हैं। ये सेल एनर्जी को फ़ैट की शक्ल में क्या करते हैं? जज़्ब करते हैं, स्टोर करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर एनर्जी रिलीज़ करते हैं। एडिपोसाइट वो सेल हैं जहाँ पर चर्बी फैट स्टोर होती है। एंडोथेलियल सेल्स यानी कि ये वो सेल हैं जो कि ब्लड वेसल यानी कि खून की नालियों के इर्द गिर्द होते हैं। अब ये सेल खून की जो नालियाँ हैं उनको लाइन करते हैं और ब्लड फ्लो को रेगुलेट करते हैं। एडिपोज टिश्यूज़ में ये सेल्स जो होते हैं वो फैट के सेल्स, जो फैट्स के सेल्स हैं उनके इर्द गिर्द ब्लड सप्लाई को मैनेज करते हैं। इन सब का काम यही है कि मिलकर ये क्या करते हैं? मिलकर ये करते हैं कि बॉडी में जो फ़ैट स्टोर की जा सके और ज़रूरत के वक्त उसको यूज़ किया जा सके। ठीक है, ये जो होता है ये जो प्रोसेस है बॉडी को एनर्जी का एक बैकअप सपोर्ट फ्राहम करता है। हमने जो ये बात कही TNF अल्फ़ा मतलब ये क्या, यानी कि ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फ़ा जो होता है वो एक केमिकल चीज़ है जो कि हमारी बॉडी में सेल्स के बीच में सिग्नल को भेजने का काम करती है, TNF अल्फ़ा। ठीक है, अच्छा, ये ज़्यादातर इन्फ्लेमेशन और इम्यून सिस्टम से रिलेट करती है। किससे जुड़ी हुई होती है? इन्फ्लेमेशन और इम्यून सिस्टम से। इन्फ्लेमेशन मतलब क्या होती है? जब बॉडी में सूजन हो जाती है तो हम बोलते हैं इन्फ्लेमेशन हो गई। जैसे जब चोट होती है तो हम बोलते हैं इन्फ्लेमेशन हो गई। फैट, अच्छा, TNF अल्फ़ा यानी कि एक केमिकल सिग्नल है जो कि क्या करता है? हमारी बॉडी के सेल्स को कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। ठीक है, फ़ैट और TNF अल्फ़ा यानी कि अगर आपकी बॉडी में फ़ैट का लेवल ज़्यादा हो जाए तो TNF अल्फ़ा का लेवल भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, जो कि मेटाबॉलिज्म और इंसुलिन के काम को मुश्किल बना देगा, मेटाबॉलिज्म को मुश्किल बना देगा और इंसुलिन के काम को मुश्किल कर देगा। यानी कि हम बोल सकते हैं ज़्यादा फ़ैट होने की वजह से TNF अल्फ़ा जो है उसका लेवल बढ़ जाएगा, जो कि आपकी बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग को क्या करेगा? मुतासिर कर सकता है, क्योंकि क्या इसमें मेटाबॉलिज्म में मसला हो रहा है और क्या इंसुलिन के जो काम है उसमें भी मसला हो रहा है। ठीक है, तो ये बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग से हट के मसला होने लग जाएगा, उसको नॉर्मल फंक्शन कर पाए।